आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहला क्वेश्चन है, राइट इन ब्रीफ अबाउट फंडामेंटल राइट्स बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है कौन कौन सी फंडामेंटल राइट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सेट है बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम्स का, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है, एक हर इंडिविजुअल को दी गई है और इनको प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। बहुत सारी कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया भी शामिल है, यहाँ पर ये राइट्स जो है इनकॉर्पोरेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तरीके के साधन के तौर पे जो प्रोटेक्ट करती हैं सिटीजन्स को कि कोई भी जो है एक आर्बिट्री स्टेट एक्शन ना हो और लोगों की जो है डिग्निटी और इक्वालिटी बनी रहे। इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्लेस करी गई है पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में और इंक्लूड करती है राइट्स जैसे राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये राइट्स जो हैं लागू करी गई हैं कोर्ट के द्वारा। इनका इस्तेमाल सिटीजन्स कर सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी उनकी राइट्स का वायलेशन करता है, चाहे वो स्टेट हो या कोई और एंटिटी। तो इनकॉर्पोरेशन है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है इंश्योर करने के लिए एक डेमोक्रेटिक और जस्ट सोसाइटी को। ये लिमिट लगाता है पावर पर स्टेट की और इंश्योर करता है कि सिटीजन के पास फ्रीडम हो, प्रोटेक्शन हो, जिसको वो जो है ताकि फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सेट है गाइडलाइंस के जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है फॉलो करने होते हैं जब भी वो क्या कहते हैं कोई भी पॉलिसीज या लॉज बनाती हैं एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने। ये इंक्लूडेड है पार्ट 4 पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, नॉन जस्टिसेबल है नेचर में और इनको लागू नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के तौर पे गवर्नमेंट को एक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिसीज बनाए जिससे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। जो इंपॉर्टेंस है इनकी वो इनका रोल ऐसा है कि ये डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को कि एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को क्रिएट करें। इसमें जो है गोल्स दिए हैं जो गवर्नमेंट को जिसके प्रति काम करना चाहिए, जैसे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रमोशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, प्रोविजन एडिकेट हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन का, इरेडिकेशन पॉवर्टी का और इनइक्वालिटी का। इन प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करके कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट करता है वेलबींग और प्रोग्रेस लोगों की जो इंडिया में रहते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है विजन और वैल्यूज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो कि क्रिएट करता है एक सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक सोसाइटी को। ये एक तरह का रिमाइंडर है गवर्नमेंट के लिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है लोगों के प्रति और जोर देता है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को। जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, वहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का और यूज करे जाते हैं एक आधार के तौर पर कई लॉज और पॉलिसीज में। ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को इनके एफर्ट्स में प्रमोट करने के लिए सोशल वेलफेयर और एस्टैब्लिश करते हैं जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को उसकी बेसिक लिबर्टी और प्रोटेक्शन जो कि एक बहुत जरूरी होती है इंश्योर करने के लिए ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी और फ्रीडम को। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस करी गई हैं और लीगल फ्रेमवर्क्स में ताकि सेफगार्ड किया जा सके इंडिविजुअल को कि कोई भी उनके ऊपर मनचाही जो है अपने तरीके से स्टेट पावर का इस्तेमाल ना हो सके, भेदभाव ना हो सके या उनकी और भी जो है जो राइट्स हैं उनका कोई हनन ना कर सके। इसमें आते हैं राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी पर्सन की, फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड असेंबली, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ और राइट टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये राइट्स जो है यूनिवर्सल हैं, इंडिविजिबल हैं, इनएलिएनेबल हैं और ये आधार है एक तरह से डेमोक्रेटिक सोसाइटीज का, इंश्योर करते हुए कि इंडिविजुअल के जो है वो पूरी तरह से आजाद हैं अपने इंटरेस्ट और गोल्स को आगे बढ़ाने में बिना किसी फियर के कि उनका कोई दमन करेगा या उनको प्रताड़ित करेगा। तो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस फंडामेंटल राइट्स की उनके रोल में है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स को जो भी एब्यूजेस है पावर के उनसे, इंश्योर करते हैं कि वो एंजॉय कर पाए अपने बेसिक लिबर्टीज को, ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर पाए, पार्टिसिपेट कर पाए सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लाइफ में कम्युनिटीज के। फिर आता है रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस क्या है। अब रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस का मतलब हुआ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस जो कि लगाए जाते हैं कुछ राइट्स और फ्रीडम्स पे जैसे एक्सप्रेशन, असेंबली और एसोसिएशन पे ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, मोरालिटी और राइट्स और फ्रीडम्स और लोगों की। ये जो कॉन्सेप्ट है रीजनेबल कंट्रोल एंड लिमिटेशंस का, इसका मतलब हुआ कि जहां इंडिविजुअल्स के पास कुछ अधिकार है, फ्रीडम है, ये जो अधिकार है पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है।
और इनके अंदर जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, अहमियत रखते हैं और प्रोपोर्शनेट हैं जिस गोल को हासिल करना है। अब जैसे रिस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ये इसलिए लगाया जाता है ताकि रोक सके हेट स्पीच को, वायलेंस को कोई ना भड़का सके, डिफेम ना कर सके। जबकि जो रिस्ट्रिक्शंस है राइट टू असेंबली के, वो इसलिए लगाए जा सकते हैं ताकि वायलेंस रोका जा सके या पब्लिक ऑर्डर को कोई खराब ना करे। तो ये जो मेनली रीजनेबल कंट्रोल और लिमिटेशंस है, ये डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर, जैसे नेचर और एक्सटेंट क्या है कि किस हद तक का नुकसान रोकना है, अवेलेबिलिटी लेस रिस्ट्रिक्टिव मीन्स की ताकि अचीव किया जा सके सेम ऑब्जेक्टिव, इम्पैक्ट रिस्ट्रिक्शंस का क्या है इंडिविजुअल राइट्स पर और फ्रीडम्स पर। तो ये जो कंट्रोल्स और लिमिटेशन है स्टैब्लिश किए जाते हैं लेजिस्लेशन के थ्रू और इनकी वैलिडिटी चैलेंज की जा सकती है कोर्ट्स में अगर ये लगता है कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है या आर्बिट्ररी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन है डिटेंशन इंडिविजुअल्स का स्टेट के द्वारा बिना ट्रायल या फॉर्मल चार्जेस के, ताकि इनको, इसका जो मेन एम होता है वो प्रिवेंट करना होता है ऐसी एक्टिविटीज से एंगेज करना जो कि एक खतरा हो सकती है नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए। ये एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जो कि ज्यादातर इमरजेंसी के टाइम में यूज होती है, जैसे वार या सिविल रेस्ट हो, पर इसको जो है नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस में भी यूज किया जाता है। जो रैशनली है इस प्रिवेंटिव डिटेंशन का वो मेनली ये है प्रिवेंट करना इंडिविजुअल्स को कि वो ऐसी एक्टिविटीज ना करें जो कि थ्रेट हो पब्लिक सेफ्टी के लिए, जैसे टेररिज्म है, एस्पियोनेज है, या जिसमें कोई प्रूव नहीं होगा कि उनका जो है गिल्ट है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो कि अब्यूज कर सकती है या यूज करी जा सकती है टारगेट पॉलिटिकल डिसिडेंट्स के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल होते हैं गवर्नमेंट। ये इंडेफिनिट भी हो सकती है जिसमें जो डिटेनीज हैं उनको पीरियड जो है एक्सटेंड किया जा सकता है बिना ट्रायल ऑफ फॉर्मल चार्जेस के, या ये लिमिटेड पीरियड के लिए भी हो सकती है जिसमें डिटेनीज जो है उनको रिलीज कर दिया जाता है एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जब उनको लगता है कि हाँ जो थ्रेट थी वो सबसाइड हो गई है। जो यूज है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, ये ज्यादातर सब्जेक्ट है ऐसा जिसको लीगली चैलेंज किया गया है और इसको मानते हैं कि वायलेशन है राइट ऑफ टू ड्यू प्रोसेस का और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस का। एक ऐसी कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ सिचुएशंस में, और इसको यूज करना चाहिए पूरे कॉशन और अकॉर्डेंस में रूल ऑफ लॉ के और ह्यूमन राइट प्रिंसिपल्स के। अब बताना है फंडामेंटल राइट्स कौन कौन सी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो अलग अलग कंट्रीज की अलग हिसाब से होती हैं, बट यहाँ पर हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये जो है ऐड करी गई थी 42nd अमेंडमेंट 76 में। इसमें आता है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, चेरिश एंड फॉलो नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द फ्रीडम स्ट्रगल, अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड करना कंट्री को और रेंडर करना नेशनल सर्विस जब भी जरूरत पड़े, प्रमोट करना हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड को, भाईचारे के जो सारे लोग हैं इंडिया के बीच में, चाहे वो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या रीजनल और सेक्सुअल डाइवर्सिटी के ही क्यों ना हो, वैल्यू करना, प्रिजर्व करना रिच हेरिटेज कंट्री के कंपोजिट कल्चर की, प्रोटेक्ट करना है, इंप्रूव करना है नेचुरल एनवायरनमेंट को, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ और लिविंग क्रीचर्स के प्रति एक कंपैशन होना, उनके प्रति एक प्यार होना, अब जैसे कहते हैं ना उनके प्रति एक अफेक्शन होना, साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना, ह्यूमनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म, सेफगार्ड करना पब्लिक प्रॉपर्टी को और वायलेंस को रोकना, आगे बढ़ना एक्सीलेंस की तरफ हर स्फीयर्स में, चाहे इंडिविजुअल या कलेक्टिव एक्टिविटी की हो। ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है जस्टिसेबल नहीं है, पर मतलब इनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता लॉ के द्वारा, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है सिटीजन्स के लिए ताकि वो जो है इंश्योर कर सके वेलबींग नेशन की और लोगों की। अब आता है राइट्स अंडर माइनॉरिटी प्रोविजन कौन कौन सी आती हैं। जो माइनॉरिटी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में वो टिपिकली इंक्लूड करते हैं कुछ सेट्स ऑफ राइट्स और प्रोटेक्शंस माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, जो कि आधारित है उनके रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और जो बाकी क्राइटेरिया है उस पर। ये डिपेंड करता है कंट्री पर और स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए दिया है प्रोटेक्शन डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट रिलीजन, लैंग्वेज, एथनिसिटी और बाकी क्राइटेरिया, एस्टैब्लिश करना, मेंटेन करना एजुकेशनल और कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को, यूज करना और प्रिजर्व करना अपनी खुद की लैंग्वेज और कल्चर को, पार्टिसिपेट करना पॉलिटिकल प्रोसेस में और उनका रिप्रेजेंटेशन हो गवर्नमेंट के अंदर, प्रैक्टिस करना, प्रमोट करना अपने खुद को, रिलीजन को और कल्चरल प्रैक्टिसेस को, एक्सेस पब्लिक सर्विसेज तक और फैसिलिटीज बिना किसी भेदभाव के, एक्सेस एफर्मेटिव एक्शन
प्रोग्राम्स के प्रति और कुछ मेजर्स जैसे उठाना ताकि हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज और डिस्क्रिमिनेशंस को मतलब उसके ऊपर ध्यान दिया जा सके। ये जो राइट्स हैं या जो प्रोटेक्शंस हैं ये डिजाइन किए गए हैं ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज जो हैं वो मार्जिनलाइज ना हो या उनके साथ भेदभाव ना हो और फुल्ली पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में और मेंटेन कर सके अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण नोट करना कि कुछ स्पेसिफिक राइट्स और प्रोटेक्शंस जो हैं वो कंट्री टू कंट्री वेरी कर सकते हैं और उनको हो सकता है इंटरप्रिटेशन की जरूरत हो या इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी जो है एक फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्लेस की गई है अंडर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ये गारंटी करती है कि हर सिटीजन जो कंट्री का है वो लॉ के सामने बराबर है और उसको भी जो है उतना ही लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के वो कानून के सामने उसको जो है पूरा न्याय दिया जाए। ये जो राइट है इसका मेन एम होता है प्रमोट करना सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी को, साथ ही साथ खत्म करना डिस्क्रिमिनेशन को और इंश्योर करना कि सबको बराबरी का मौका मिले। ये रोकता है जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की उसको और प्रमोट करता है कि हर तरीके का जो सामाजिक एक भेदभाव है उसको खत्म किया जाए। राइट टू इक्वालिटी आधारशिला मान सकते हैं हम डेमोक्रेसी की। कॉर्नरस्टोन का मतलब होता है आधारशिला और बहुत ही जरूरी है फंक्शनिंग के लिए एक जस्ट और फेयर सोसाइटी के। ये नागरिकों को सशक्त करता है कि वो जस्टिस डिमांड कर सके और होल्ड कर सके उन लोगों को जो इन पोजीशंस में है पावर की, कि उनकी अगर बाई चांस कोई एक्शन वो गलत करते हैं तो उनकी फिर जवाबदेही बनती है। दूसरा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एक ऐसी फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में। ये इंश्योर करती है कि हर नागरिक के पास अधिकार है कि वो अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को अपने जो भी उसके फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए। ये राइट एम्पावर करती है, सशक्त करती है नागरिकों को कि वो कानूनी तौर पर जो रेमेडीज है उनको हासिल कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं अगर उनकी कोई भी फंडामेंटल राइट को वायलेट किया जाता है। ये इंश्योर करती है कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकता है, ऑर्डर या डायरेक्शंस किसी भी इंसान को, अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करे, लागू करे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक क्रिटिकल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्योंकि ये प्रोवाइड करता है एक बहुत ही इफेक्टिव मैकेनिज्म प्रोटेक्शन के लिए और एनफोर्समेंट के लिए इंडिविजुअल राइट्स को। ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को जस्टिस मिले और उसकी पहुंच हो वहां तक और हेल्प करता है प्रिवेंट करने में कि कोई भी पावर का मिसयूज ना किया जा सके अथॉरिटी के द्वारा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एक सेफगार्ड के तौर पर एक्ट करता है। कोई भी अगर इंफ्रिंजमेंट होता है फंडामेंटल राइट्स का, अगेन द सेम थिंग, वायलेशन होता है और इंश्योर करता है कि हर सिटीजन जो है उसको न्याय मिले, प्रोटेक्शन किया जा सके अगर उसकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है। थर्ड आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है जिसे गारंटी किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22। इसमें बेसिक फ्रीडम गारंटी किया गया है हर नागरिक को कंट्री के, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, प्रैक्टिस एनी रिलीजन या फ्रीडम टू फ्रीली मूव थ्रू आउट द कंट्री। इसका मेन एम होता है प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल की लिबर्टी को और प्रमोट करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, एंश्योर करते हुए कि सिटीजन के पास अधिकार है कि वो अपने जो ओपिनियंस हैं, बिलीव्स हैं, उनको फ्रीली एक्सप्रेस कर सके बिना किसी भी फियर के कि उनको जो है मनाही करी जाएगी। साथ ही साथ गारंटी करता है कि वो एसोसिएशंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी प्रोफेशन या ट्रेड को। पर राइट टू फ्रीडम पूरी तरह से आपको एब्सोल्यूट नहीं है। गवर्नमेंट जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है इन फ्रीडम्स पर ताकि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी या नेशनल सिक्योरिटी बनी रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का और फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मान सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी का। इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है इंश्योर करने में कि सिटीजन जो है वो बहुत फ्री हैं कि वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग, अपने बिलीव्स, वैल्यूज के अकॉर्डिंग रह सकते हैं और कोई भी सिविक एक्टिविटीज में एंगेज हो सकते हैं बिना कि उनको कोई जो है उससे हटाएगा या उनको उसके लिए परेशानी क्रिएट करेगा। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वो फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर आर्टिकल 23 एंड 24 में।
ये रोकती है किसी भी तरीके के एक्सप्लॉयटेशन को यानी शोषण को, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, फोर्स्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है या कोई भी और फॉर्म जो एक्सप्लॉयटेशन होता हो जिससे ह्यूमन बींग्स का। इसका मेन एम है प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शंस को सोसाइटी के, कि उनका शोषण ना हो या उनको मजबूर ना किया जाए वर्क करने के लिए इन ह्यूमन कंडीशंस में। ये ट्रैफिकिंग रोकता है ह्यूमन बींग्स की, या साथ ही साथ जो कोई भी फॉर्म हो फोर्स लेबर की, जिसमें चाहे जो बच्चों का फोर्स लेबर होता है, चाइल्ड लेबर, वो भी शामिल है। आर्टिकल 24 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो खास तौर से प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन का बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज किसी भी हैजार्डस ऑक्यूपेशन के लिए यानी डेंजरस ऑक्यूपेशंस के। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि प्रोवाइड करता है लीगल फ्रेम प्रोटेक्शन जो भी वल्नरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के। इंश्योर करता है कि फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल की वो प्रोटेक्टेड रहें और किसी भी तरीके का जो शोषण है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये एस्टैब्लिशमेंट करता है प्रोवाइड स्पेशल कोर्ट्स का जो इस तरीके के केसेस से निपट सकते हैं। तो कह सकते हैं कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रमोट करता है सोशल जस्टिस और प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी हर एक इंडिविजुअल की, रोकने की तरह से किसी भी फॉर्म का एक्सप्लॉयटेशन या कोएर्शन अगर होता है तो उसे रोकने का काम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जस्ट और फेयर सोसाइटी। फिर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फॉर इकोनॉमिक पॉलिसी। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये इकोनॉमिक पॉलिसी से जो संबंधित होते हैं, बेसिकली कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको बताते हैं जो कि गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए जब वो पॉलिसीज बना रही होती है इकोनॉमी से रिलेटेड। इसमें आते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, यानी गवर्नमेंट से उम्मीद की जाती है कि वो इंश्योर करे कि जो वेल्थ और रिसोर्सेज हैं वो इक्विटेबल मैनर पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाए और कहीं पर भी जो वेल्थ है वो कुछ हाथों में ना जाए। दूसरा है कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी बाय द स्टेट। जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करे, उससे उम्मीद करी जाती है कि वो इंश्योर करे कि इकोनॉमी जो है वो कंट्रोल मैनर में चले, कि बेनिफिट करे कॉमन मैन को और एक्सप्लॉयटेशन ना हो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का। प्रमोशन वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि मिनिमम स्टैंडर्ड जो है लिविंग की हर एक सिटीजन के लिए हो। प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स, कि कोई भी एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो है शोषण ना हो उनका। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि प्रमोट करे एग्रीकल्चर और प्रोवाइड करे सपोर्ट फार्मर्स को। कह सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर इकोनॉमिक पॉलिसीज प्रोवाइड करता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए कि वो वर्क कर सके जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए। जहां ये एक तरफ एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, इन्हें माना जाता है कि ये एक मूलभूत है गवर्नेंस के लिए कंट्री की और गाइड करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने में उन पॉलिसीज को जो प्रमोट करती है लोगों की भलाई का। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अब ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये भी जो है कुछ ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बताते हैं जो गवर्नमेंट को फॉलो करने चाहिए जब वो इस तरह की पॉलिसीज बना रही हो। इसमें आता है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, इंश्योर करती है कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रीडम मिले हर एक सिटीजन को। सेक्युलरिज्म, कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो रिलीजन के आधार पर और सिटीजन का बराबर से ट्रीटमेंट हो भले ही वो किसी भी रिलीजन के हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि एक क्लियर सेपरेशन होना चाहिए पावर्स का लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच। प्रमोशन इंटरनेशनल पीस का, गवर्नमेंट से उम्मीद करी जाती है कि वो प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस और कोऑपरेशन और काम करे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एक जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर की। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द कंट्री, कि वो रिस्पेक्ट करे सोवरेनिटी और कंट्रीज की और इंटरफेयर नहीं करे उनके इंटरनल अफेयर्स में। तो कह सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉर पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल रिलेशंस प्रोवाइड करता है एक बहुत ही ब्रॉड फ्रेमवर्क गवर्नमेंट के लिए कि वो वर्क कर सके एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी के लिए और प्रमोट करे इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन। क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, ये गाइड करते हैं गवर्नमेंट को फॉर्मुलेट करने में पॉलिसीज के, तो कि प्रमोट की जा सके लोगों की भलाई के लिए और वर्क करते हैं एस्टैब्लिशमेंट जस्ट और इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये मेनली है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। क्वेश्चन थर्ड है गिव रीजंस टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला रीजन दिया गया है आपके लिए कि अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको वायलेट करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है, तो क्या ऐसे में हम उनकी रक्षा के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, अगर कोई हमारी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो हम कोर्ट को जा सकते हैं। वजह क्या है कि फंडामेंटल राइट्स को रखा ही इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में गया है कंट्री के कि ताकि उनको जो है एक इंपॉर्टेंस दी गई है कि हाँ, अगर कोई भी उनकी फंडामेंटल राइट्स की लोगों को वायलेट करता है तो ऐसे में जो है उनको कैसे
उनके अपने इस अधिकार की रक्षा करनी है। साथ ही साथ ये जो है हमारे सिटीजन्स का एक बेसिक अधिकार माना गया है। इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और बहुत ज्यादा ये जरूरी है ताकि हमारे कंट्री की जो डेमोक्रेसी है वो प्रिजर्व रहे और साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ भी। रूल ऑफ लॉ का मतलब हुआ कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, सारी जो भी लॉ बनती हैं पूरी कंट्री में सबके लिए समान है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। दूसरा है राइट टू रेमेडी इज लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशनल सोल। इसका मतलब क्या हुआ कि राइट टू रेमेडी जो है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल सोल का संविधान की आत्मा क्यों मानते हैं, क्योंकि ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, पहलू है जस्ट और फेयर लीगल सिस्टम का। इससे क्या इंश्योर किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी पहुंच है एक इफेक्टिव लीगल रेमेडीज के लिए जब भी उनके अधिकारों का वायलेशन होता है। साथ ही साथ ये ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं जिससे जिसने भी गलत किया है उसकी जवाबदेही बनती है कि तुमने ऐसा उसके साथ क्यों किया। अगर ये राइट टू रेमेडी नहीं होती तो वो इंडिविजुअल्स जिनके साथ गलत हुआ है या जिनकी जो राइट्स हैं वो वायलेट होती हैं, उनके पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होता या लीगल सिस्टम नहीं होता जिसके पास वो जाकर अपने लिए न्याय मांग सकते। और ऐसे में जो हमारा लीगल सिस्टम है वो भी इनइफेक्टिव साबित होता है, यानी उसका कोई असर नहीं होता। थर्ड है फ्रीडम जो है वो अनलिमिटेड या एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। अब इसका भी कारण है क्योंकि फ्रीडम जो है वो इसलिए अनलिमिटेड मतलब असीमित नहीं हो सकता कि आप जब चाहे जैसा आपको आजादी मिल गई है तो आप कुछ भी करें, क्योंकि जो आप अपने फ्रीडम का इस्तेमाल करते हैं हो सकता है उससे दूसरों को नुकसान हो। आप जो रूल ऑफ लॉ है उसको एक तरह से अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इससे क्या होगा, समाज में चारों तरफ एक अफरा तफरी सी मची रहेगी, कंफ्यूजन डिसऑर्डर बना रहेगा। हर इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है वो इसीलिए सीमित है क्योंकि जो उनके एक्शंस हैं वो इसलिए किसी को हार्म ना करें या दूसरे के अधिकारों को छीने नहीं, इसलिए जो है सबके आजादी में एक लिमिट लगाई गई है। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बना रहता है इंडिविजुअल फ्रीडम में और साथ ही साथ जरूरत है मेंटेन करने की सोशल ऑर्डर और जो और लोगों के अधिकार हैं, राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की। अगर हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा दें फ्रीडम पे तो उससे क्या होता है कि जो भी हम अपने अधिकारों का प्रयोग करेंगे वो रिस्पॉन्सिबल और कंस्ट्रक्टिव मैनर में करेंगे और इससे क्या होगा, जो और बाकी मेंबर्स हैं सोसाइटी के उन सबके भी जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज जो हैं वो प्री कंडीशंस मानी गई हैं अगर हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इसलिए इनको जो है प्री कंडीशंस माना गया है क्योंकि ये जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो जो है ऐसी पॉलिसीज को बनाए जो प्रोटेक्ट भी करें और प्रमोट भी करें सिटीजन्स की वेलफेयर को। ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल पॉलिसीज के या फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसी आपस में एक तरह से जुड़ी हुई हैं, बंधी हुई हैं और साथ ही साथ इनको साथ में काम करना जरूरी है ताकि जो सिटीजन्स की राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे और प्रमोट की जा सके एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। फिफ्थ है कि फॉर्मेशन सोसाइटी का बिना एक्सप्लॉयटेशन के लिए, यह एक इंपॉर्टेंट एम है कॉन्स्टिट्यूशन का। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें कोई भी शोषण ना हो, यही मेन एम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना बिना एक्सप्लॉयटेशन के, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए कुछ ऐसे प्रावधान जो प्रमोट करते हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी को, प्रोटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल के और कलेक्टिव राइट्स को। साथ ही साथ जो पावर है या जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के हाथों में ना जमा हो जाए, इन सब चीजों को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से ट्राई करता है और इसके लिए प्रावधान भी बनाए गए हैं। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश कर सकता है एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उसके लिए इंश्योर करता है कि पावर्स का सेपरेशन हो, प्रोटेक्ट करा जाए फ्रीडम ऑफ स्पीच को, रिलीजन को, एसोसिएशन को और प्रोवाइड करे सोशल वेलफेयर और रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का। तो इसीलिए जो है तब समाज में जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। नेक्स्ट रीजन है कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं है बल्कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब कैसे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको डीपीएसपी भी कह सकते हैं, और फंडामेंटल राइट्स जो है ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के और बहुत जरूरी हैं ताकि एक ओवरऑल डेवलपमेंट और वेलबींग हो सके सिटीजन्स की।
अब जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो गारंटी करते हैं बेसिक राइट्स ऑफ फ्रीडम सिटीजन्स को, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम्स और भी बहुत सारी। ये राइट्स बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए डिग्निटी और ऑटोनॉमी इंडिविजुअल्स की, और इनको लागू किया है कोर्ट के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो सेट है गाइडलाइंस के और प्रिंसिपल्स के जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि फॉलो किए जाएं जब भी लॉज और पॉलिसीज को बनाया जाए। इन प्रिंसिपल्स का मेन एम होता है प्रमोट करना वेलफेयर लोगों का और स्टैब्लिश करना जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी को। कुछ एग्जाम्पल्स आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की है, जैसे प्रमोशन एजुकेशनल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का सभी नागरिकों के लिए, प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट का, या प्रोवाइड करना सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ केयर। गवर्नमेंट की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बैलेंस बना के रखे इन दोनों प्रोविजंस के, ताकि एक जो लॉज और पॉलिसीज जब बनाई जाती हैं तो उन दोनों पे जो है इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही सारी जो लॉज और पॉलिसीज है उनको बनाया जाए। नेक्स्ट आता है ड्यूटीज एंड राइट्स आर द साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जो रिलेशनशिप है ड्यूटीज और राइट्स के बीच में, हम इन्हें मान सकते हैं साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम अलग नहीं कर सकते और दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। ड्यूटीज जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस होती हैं जो चाहे इंडिविजुअल हो या ग्रुप हो उनको पूरी करनी पड़ती है ताकि वेलबींग और फंक्शनिंग जो सोसाइटी की है वो मेंटेन रह सके। ये लीगल हो सकती है, मॉरल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं जैसे टैक्स पे करना, लॉ को मानना या अपनी फैमिली की देखभाल करना। अगर आप इन ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं तो आप ज्यादा गुड्स और बेनिफिट्स जो है उसके लिए योगदान देते हैं एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के। वहीं दूसरी तरफ जो राइट्स हैं वो एंटाइटलमेंट्स हैं या फ्रीडम है जो इंडिविजुअल को दिया गया है, जिसमें वो अपने खुद के इंटरेस्ट और गोल्स को आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी दूसरे की दखलंदाजी के। इसमें आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, वोट, राइट टू फेयर ट्रायल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिविजुअल की ऑटोनॉमी को, और साथ ही साथ हर एक को इक्वल मौका मिले और प्रोटेक्शन किया जा सके अंडर लॉ। फिर आता है चाइल्ड लेबर एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब क्यों चाइल्ड लेबर पनिशेबल ऑफेंस है? उसके बहुत सारे रीजंस हैं। हार्मफुल होता है बच्चों के लिए, कई घंटों काम करना पड़ता है डेंजरस और अनहेल्दी कंडीशंस में, जिससे उनको फिजिकल और इमोशनल हार्म होता है। दूसरा, बजाय स्कूल जाने के लिए उनको जो है क्या कहते हैं मौके नहीं मिलते कि वो एजुकेशन को पा पाएं और उनके बारे में वो स्किल्स डेवलप हो पाए जिससे वो अपने फ्यूचर में सफल हो। दूसरा, वायलेट करते हैं चिल्ड्रन राइट को। जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है उसने राइट ऑफ चाइल्ड में ये बताया है कि जो राइट है, अधिकार है बच्चों का कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए आर्थिक शोषण से या ऐसे काम करने से जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकता है, या फिर उनकी जो एजुकेशन है उसके साथ कोई इंटरफियर करे। साथ ही साथ बच्चों की हेल्थ पे, उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, मॉरल या सोशल डेवलपमेंट के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तीसरा है परपिचुएट्स पॉवर्टी। अब वो बच्चे जिनको मजबूर किया जाता है, गरीब परिवार से होते हैं, कि वो काम करें ताकि अपने फैमिली इनकम को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकें, तो इससे क्या होता है जो साइकिल ऑफ पॉवर्टी है वो जो है उसी में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको ना तो एजुकेशन मिल पाती है और ना ही वो उस पॉवर्टी की साइकिल को ब्रेक कर पाते हैं। अंडरमाइंस फेयर कंपटीशन का है कि जो यूज है चाइल्ड लेबर का बिजनेसेस के द्वारा या इंडस्ट्रीज के द्वारा, वो अनफेयर कंपटीशन क्रिएट करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं करते। इससे क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है उन कंपनीज के लिए और इनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है। जो लोग क्या कहते हैं सही तरीके से बिजनेस प्रैक्टिसेस चला रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से गलत तरीके से इन लोगों का इस्तेमाल करके कंपटीशन जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के कोई भी जो है रिजॉर्ट नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ। अब क्या इसका मतलब है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं नेचर में। इसका मतलब इनको लागू नहीं किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। इंडिविजुअल अप्रोच नहीं कर सकता कोर्ट को कि वो जो है एनफोर्स करें उनके राइट्स को अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और ना ही कोर्ट गवर्नमेंट को ऑर्डर दे सकता है कि डीपीएसपी को लागू किया जाए। रीजन क्या है कि डीपीएसपी जो है एस्पिरेशनल होते हैं नेचर में और सिर्फ गाइडेंस देते हैं गवर्नमेंट को उनकी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए जो कि अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि प्रमोट किया जा सके वेलफेयर लोगों का। ये प्रिंसिपल जो है कहीं पे भी इनकी जो इंटेंशन है वो इसलिए नहीं है कि एब्सोल्यूट राइट और ड्यूटीज से जुड़े हुए हैं, बल्कि ये रिप्रेजेंट करते हैं उन गोल्स को जो गवर्नमेंट जो है अचीव करना चाहती है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फाउंडेशन माना जाता है फॉर द रूल ऑफ रेजिमी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल बहुत जरूरी है रूल ऑफ रेजिमी के लिए, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं एक ब्लूप्रिंट गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो क्रिएट कर सके पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो कि जरूरत और एस्पिरेशंस के हों अकॉर्डिंग लोगों की। ये प्रिंसिपल एक्ट करते हैं गाइड के तौर पे गवर्नमेंट के लिए कि वो एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर सके, और मदद करते हैं इंश्योर करने में कि गवर्नमेंट जो है उसकी जवाबदेही है लोगों के प्रति। फिर है बिना सोशल सिस्टम और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हासिल नहीं की जा सकती। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बहुत जरूरी है अचीवमेंट के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के। अगर बराबर की पहुंच नहीं होगी रिसोर्सेस के लिए या सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज होंगी, तो वो बैरियर क्रिएट करेंगे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, और साथ ही साथ पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथ में चली जाएगी। इनइक्वालिटीज को कम करके सारे मेंबर जो सोसाइटी के हैं उनकी एक बराबर से हो सकती है पॉलिटिकल प्रोसेस में, जो हेल्प करती है इंश्योर करने में कि पॉलिसीज जो बनाई जा रही हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हित में ध्यान रख के बनाई जा रही है। फिर है लास्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरीवन। अब जो हमारी कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक सोसाइटी की आइडेंटिटी और कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए। इसमें खाली गवर्नमेंट की ही या इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि फंडामेंटल ड्यूटी है हर एक इंडिविजुअल की कि वो इस कोशिश में हिस्सा ले। ये हेल्प करती है कनेक्ट करने में पास्ट प्रेजेंट को पास्ट से, और सोसाइटी की जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी रहती है। ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी कि हम जो है इसको सीरियसली लें। अगर हम अपने कल्चरल और हिस्टोरिकल हेरिटेज को प्रिजर्व करेंगे तो हम अपने पास्ट को समझ पाएंगे, उससे सीख पाएंगे और अपनी फ्यूचर जनरेशंस को पास ऑन कर पाएंगे। साथ ही साथ हम कंट्रीब्यूट करेंगे डेवलपमेंट में लोकल इकोनॉमीज के, और प्रोटेक्ट कर पाएंगे एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द गिवन बिलो। अभी है विच राइट इज कंसिडर्ड एज सोल बाय डॉक्टर अंबेडकर। करेक्ट आंसर है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। दूसरा है अकॉर्डिंग टू हुम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर प्रिंसिपल्स फाउंडेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। थर्ड है a person detained under preventive detention can be kept in detention for how much time? Correct answer 3 months. आप 3 महीने से ज्यादा नहीं रख सकते। Children under which age group have the right to free and compulsory education? 6 to 14 years. Children under which age group are restricted from dangerous profession? Below 14 years of age. और final question है which behavior is considered as social stigma of the society? इसका correct answer है untouchability.